और एमसीडी चुनाव में जीत के बाद अरविंद केजरीवाल इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। बाकी तो सारे काम होते ही रहते हैं, तो मैं उन चारों को यही कहूंगा कि ईमानदारी से काम करें, अच्छा काम करें। तुम चारों काम करोगे और भी जो हमारे काउंसलर हैं वो भी अच्छा काम करेंगे, तो अगली साल जनता आप अपने को आम आदमी पार्टी को पूरा मौका देगी एमसीडी में। और मैं तो इसकी इंतजार कर रहा हूँ। हमने शिक्षा अच्छी करी, स्वास्थ्य अच्छा करा, हमने बिजली अच्छी करी, पानी अच्छा करा, सड़कें अच्छी कर दी, अब एक सफाई रह गई है। बड़ा दुख होता है अपनी दिल्ली में जब गंदगी देखते हैं, तो मैं बड़ा इंतजार कर रहा हूं कि जिस दिन एमसीडी के अंदर अपनी सरकार बनेगी हम दिल्ली को एकदम चमका देंगे। दिल्ली की जनता को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सबका हौसला बढ़ाने के लिए। मैं यहाँ तो आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के लिए ये डबल जीत है एक तरीके से। आपको बता दें कि गुजरात में निकाय चुनावों में भी जबरदस्त जीत मिली आम आदमी पार्टी को। उसके बाद दिल्ली में उपचुनाव में भी जिस तरह से 5 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, वो उसके लिए ऐतिहासिक है। खुद आम आदमी पार्टी के नेता ये बता रहे हैं कि ये 2022 का सेमीफाइनल है। सरकार जो काम कर रही है उस काम पे अपना भरोसा जताया है और हम अच्छा काम कर रहे हैं, इस पे अपनी दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है। ये दिखाता है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के काम से बहुत ज्यादा खुश है। 2015 के चुनाव में हमें 70 में से 67 सीट मिली थी। 5 साल के बाद 2020 के चुनाव में हमें 70 में से 62 सीट मिली थी, जिसने दिखाया कि जनता हमारे काम से खुश है। और अब 6 साल के बाद आज जब नगर निगम के उपचुनाव हुए तो आज 5 में से 4 सीट देके दिल्ली की जनता ने बता दिया कि जैसे काम कर रहे हो ऐसे काम करते रहो। और जो 0 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई है वो ये दिखाती है कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के 6 साल के काम से दिल्ली की जनता बहुत खुश है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के काम से एमसीडी में दिल्ली की जनता बहुत नाराज है। इतनी नाराज है कि उनको 0 पे डाल दिया। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पहुंचे पार्टी दफ्तर। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में जिस तरह दिल्ली की जनता ने 5 में से 4 सीट आम आदमी पार्टी को देकर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर भरोसा जताया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया है, उससे ये बात साफ हो गई है कि एमसीडी के 15 साल के बीजेपी के शासन से अब दिल्ली की जनता बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से। और ये चुनाव इस बात का संकेत है कि जनता क्या चाहती है। आने वाले चुनाव में जब नगर निगम का चुनाव होगा अगले साल, वहाँ भी यही स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा और आम आदमी पार्टी की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की जो काम करने वाली राजनीति है, उसकी जीत होगी। और मैं इस जीत के लिए जो आज प्रचंड जीत हुई है, 5 में से 4 सीटें मिलना बहुत बड़ी जीत है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और दिल्ली के सभी वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर इतना भरोसा जताया। और आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के लिए अगर कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि उपचुनाव में 5 में से 4 सीटों पर जीत हासिल करना यह कम बड़ी उपलब्धि नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। मात्र 1 सीट चौहान बांगर जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है और ये वही सीट है जहां पर दिल्ली में पिछले साल दंगे हुए थे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को आगे के लिए तैयारी करनी होगी कि आखिर यहां पर अगर जीत नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है, और सबसे बड़ा झटका तो बीजेपी के लिए। आम आदमी पार्टी जय श्री राम के नारे लगा रही है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काफी ज्यादा उत्साह में यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यहाँ से आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदवार है
सुनीता मिश्रा वो बढ़त बनाए हुए हैं और ऐसे में यहाँ पर अब सबसे अधिक खुशी जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने के लिए मिल रही है। ठेकेदार नहीं हो जो हमें सर्टिफिकेट देंगे, हमारे दिल में भी राम है, लेकिन वो राम का इस्तेमाल कर रहे थे। पब्लिक जाग गई है और पब्लिक आगे भी जवाब देगी। पब्लिक अब नाम पे नहीं काम पे वोट करती है। यहाँ पर कह रहे हैं कार्यकर्ता कि जनता काम पर वोट करती है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले जय श्री राम के नारे लगे हैं और देखिए यहाँ पर अब शुरुआत हो गई है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जुटने की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ये नारे लगा रहे हैं, झंडे फहरा रहे हैं और ऐसे में अब जो आम आदमी पार्टी ने बाकी सीटों पर भी जीत दर्ज की है उसकी खुशी मनाने के लिए भी तमाम बड़े नेता एकजुट होते नजर आ रहे हैं। बंगाल में मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, बीजेपी अपने अभियान को और आक्रामक करने में लगी हुई है। मिशन बंगाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबा चुनावी कार्यक्रम तैयार हो चुका है, तो गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य बड़े चेहरे भी ममता बनर्जी की घेरेबंदी के लिए बंगाल दौरे पर जाने वाले हैं। वंदे 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 जोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल के अंदर जो भी तुष्टीकरण की राजनीति है बहुत करीब को यहाँ की सरकार रोक पा रही है और नहीं लपचे हाथ की। बंगाल में ममता को घेरने का बीजेपी प्लान। करीब 20 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिशन बंगाल के लिए रण में उतरेंगे कई केंद्रीय मंत्री। टीएमसी को खुला चैलेंज करने के इरादे से बीजेपी का अचूक प्लान तैयार है। इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी की धुआंधार रैली होने वाली है। भाजपा उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए काम करेगी जिसमें यहाँ का इतिहास, यहाँ की संस्कृति दिनों दिन और मजबूत होगी। वैसे तो चुनावी महासमर से पहले ही पीएम मोदी ममता सरकार पर हमला बोल चुके हैं। अब लड़ाई उससे आगे की है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तैयारी है कि पीएम मोदी की 20 चुनावी सभाओं के जरिए बंगाल के सभी 23 जिलों के वोटरों को एकजुट किया जाए ताकि बीजेपी 2021 की पहली अग्नि परीक्षा में पास हो सके। असम में भी प्रधानमंत्री मोदी की 6 रैलियां प्रस्तावित हैं। बंगाल चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली 7 मार्च को होने जा रही है। उस दिन कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता पीएम की 7 मार्च वाली रैली की तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। पार्टी कह रही है कि पीएम की कोलकाता रैली इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। बीजेपी को भरोसा है कि बंगाल पीएम मोदी की उम्मीदें नहीं तोड़ेगा और इस बार ममता की गद्दी छीन जाएगी। पार्टी इतिहास रचेगी, लेकिन टीएमसी बीजेपी की उम्मीदों को महज ख्वाब बता रही है। गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, बांग्ला शासन करबे, गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, मोदी बांग्ला शासन करबे ना, गुंडारा करबे ना। बंगाल और अन्य 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में आज से बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बीती रात कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने टिकट बंटवारे पर मंथन किया, जिस पर आखिरी फैसला दिल्ली में लिया जाना है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और कोलकाता से पॉलिमी साहा के साथ अनुपम मिश्रा आज तक। बनर्जी को एक और झटका लगा है। आसनसोल के पूर्व मेयर और टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी टीएमसी छोड़ दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजनीति में 24 घंटे भी बहुत लंबा वक्त होता है। नेता रात में जिस पार्टी को खोज कर सोता है, सुबह उसी के गुणगान गाने लगता है। जितेंद्र तिवारी इसकी मिसाल है, जो कब ममता के अनुशासित सिपाही से बाकी हो गए, तृणमूल कांग्रेस को भी पता नहीं चला।
बंगाल की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी माँ बहनें हैं, ये देखिए, ये रविवार को आज तक के दंगल कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसमें जितेंद्र तिवारी बीजेपी पर हमलावर देखा जाता है। बंगाल की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी माँ बहनें हैं, उन शक्तियों की शक्ति पुंज है ममता बनर्जी, और शक्ति पुंज के रूप में, महिलाओं की शक्ति पुंज के रूप में ही ममता बनर्जी को देखा जाता है। ये तो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन बंगाल जब एक महिला को मुख्यमंत्री फिर से चाहता है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। आप बाहर के लोग, आपको बंगाल के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। सोमवार को भी आज तक के दंगल कार्यक्रम में जितेंद्र तिवारी तृणमूल कांग्रेस के विधायक के तौर पर पार्टी का पक्ष रखने आए और बीजेपी पर हमला बोला। आप बाहर के लोग, आपको बंगाल के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। आपको बंगाल के बारे में, आप बाहर के लोग, इसीलिए हम आपको बाहर के लोग कहते हैं, इसीलिए हम आपको बाहर के लोग कहते हैं। आप सीधे बताइए ना, आप उस कंपनी का पता बताइए जहाँ से हम खरीदे। आप उस कंपनी का बाहर के हो गया, आप उस कंपनी का पता बताइए। बांग्लादेश की याद रखना, आप कंपनी का पता करना। लेकिन जब आज अपने कार्यक्रम टीएमसी की ओर से जितेंद्र तिवारी को बुलाने के लिए कहा, तो उन्होंने खबर दी कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। मतलब जिस पार्टी को जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस का विधायक रहते हुए 5 सालों तक न जाने क्या कुछ कहा, उसे एक झटके में अपना लिया, उसके नेताओं से भाईचारा गांठ लिया। मैं हेवी वेट नहीं हूँ, बाबुल जी मेरे नेता हैं, सीनियर हैं, मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा। मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, और मैं पार्टी के प्रति कृतज्ञ हूँ, बीजेपी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने अपने बड़े परिवार में मुझे भी अपना सदस्य बनाया। जितेंद्र तिवारी आसनसोल के पूर्व मेयर और पंडेश्वर से तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, जिनका पिछले दिनों ममता बनर्जी से मोहभंग हो गया था। उन्होंने ममता पर काम में दखलंदाजी का आरोप लगाया और बीजेपी में आने की कोशिश की, लेकिन आसनसोल से सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के विरोध से ऐसा न हो सका। लेकिन लगता है चुनावी नफे नुकसान के गणित बाबुल सुप्रियो का विरोध ढह गया और जितेंद्र तिवारी बीजेपी के हो गए। कोई विरोध नहीं होता कि आप दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं उन्हीं के लोगों को लिए जा रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक रूप से सुख बुगाहट होती है, मगर मेरी पार्टी डिसिप्लिन पार्टी, हम खुले मन से चर्चा करते हैं। जब कहेंगे इनफ हो गया, इनको सदस्यता देनी है, तब कोई बोलेगा नहीं, सब निर्णय को स्वीकार करते हैं। जितेंद्र तिवारी से पहले ममता बनर्जी के कई करीबी नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसमें पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी, पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी, पूर्व विधायक वैशाली डालमिया शामिल है। ममता का आरोप है कि जिन नेताओं को तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी ने इल्जामों से लादा, उनके दागों को मौका आने पर अनदेखा कर दिया। অন্য পার্টিকে তোলাবাজ বলবেন আর আপনার পার্টি কি ওয়াশিং মেশিন যে কালো যাবে আর সাদা হয়ে ঘুরে চলে আসবে? চোর কি মাই জোর से बोले। भारत में नेता सोचते कुछ है, कहते कुछ है और करते कुछ है। कौन कब पलटी मार जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जितेंद्र तिवारी तो बस इसकी ताजा मिसाल है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। लखनऊ की वारदात की बात करेंगे। इसमें कुछ नाटकीय मोड़ आ गए हैं। कुछ लोगों को फंसाने के लिए एक युवक ने अपने ही साले से खुद पर गोली चलवा ली। वो युवक कोई और नहीं बल्कि मोहनलालगंज के बीजेपी सांसद कौशल किशोर का बेटा है। सांसद के बेटे और साले से पूछताछ जारी है। एक गोलीकांड जिसने सुबह सुबह यूपी में मचा दिया हड़कंप। एक गोलीकांड जिससे सकते में आ गया लखनऊ शहर। लेकिन 7 घंटे के भीतर गोलीकांड में आया है हैरतअंगेज मोड़। बीजेपी सांसद के बेटे ने अपने साले से खुद चलवाई थी गोली। यूपी की राजधानी लखनऊ के लोग जब नींद के आगोश में थे, पुलिस में हड़कंप मच गया था। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के बाहर गहमा गहमी तेज थी। तब तक खबर सिर्फ इतनी थी कि देर रात करीब 2 बजे लखनऊ के मोहनलालगंज के बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को किसी ने गोली मार दी है। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी कि आयुष नाम के लड़के को कहीं गोली लग गई है, तो सीधा उसको ट्रॉमा सेंटर हमारी पुलिस के द्वारा पहुँचाया गया। जी हाँ, सुबह पुलिस को बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने बताया कि देर रात उनके 30 साल के बेटे आयुष अपने साले आदर्श के साथ घर के बाहर टहल रहे थे। तभी लखनऊ के मंडियाव क्षेत्र के छठा मील चौराहे पर अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। उनका बेटा किसी आरोपी को पहचान नहीं पाया। बच्चे से मैंने बात किया है, लड़के से, तो वो बता रहा मैंने किसी को पहचाना नहीं कौन है। दौड़ाया तो हम लोग भागे, गिर गए तो एक लड़के ने उसको
मामला यूपी की राजधानी लखनऊ का था। गोली बीजेपी के सांसद के बेटे पर चली थी। हड़कंप तो मचना ही था, लेकिन बीजेपी सांसद और पुलिस के बताने का अंदाज ये जाहिर कर रहा था कि मामला वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिख रहा है। महज कुछ ही घंटे के उपचार के बाद जब सांसद के बेटे को ट्रॉमा सेंटर से छुट्टी मिल गई, तो ये संदेह और भी गहरा गया। घटना के खुलासे से पहले आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक की रिपोर्ट देखिए। मोहनलालगंज के सांसद और बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल किशोर के बेटे को संदिग्ध तरीके से गोली लगी थी। सुबह तकरीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास की घटना बताई जाती है और उन्हें लेकर के इस ट्रॉमा सेंटर में लाया गया था। अब उन्हें इस ट्रॉमा सेंटर से ले जाया जा चुका है। बताया ये जा रहा है कि अपराधियों ने उन्हें गोली मारी थी, लेकिन अभी तक ये मामला पूरी तरीके से संदिग्ध है, क्योंकि कोई भी एफआईआर, कोई भी तहरीर सांसद की तरफ से नहीं दी गई। आखिर क्या वजह है कि गोली लगने के बाद भी कोई तहरीर, कोई सांसद, कोई एफआईआर नहीं दी गई? आज तक ने जो संदेह जताया था, जल्द ही उसकी पुष्टि हो गई। इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने सांसद के बेटे के साले को दबोच लिया। पूछताछ हुई तो फायरिंग में इस्तेमाल पिस्टल भी जब्त कर लिया गया। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा, तो सीसीटीवी फुटेज में जो उनके साले जा रहे थे, तो उनकी हरकत ऐसी थी कि जैसे लग रहा था वो खुद जैसे कुछ पिस्टल छिपा रहे हैं। और फिर जब ने उनकी घर की तलाशी ली, वो पिस्टल बरामद हो गया और पिस्टल सूंघ के हम लोग ने देखा पिस्टल से हाल में ही गोली चलाई गई है, तो कहानी क्लियर होने लगी। और जब उनके साले को सारा सब कुछ दिखाया गया, सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया, पिस्टल दिखाया गया, तो सारी कहानी खुल गई। पुलिस ने सांसद के बेटे के साले को पकड़कर जब पूछताछ की तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसके मुताबिक कुछ लोगों को फंसाने के लिए सारी साजिश रची गई थी। सांसद के बेटे ने खुद अपने ऊपर ही हमला करवाया था। प्लानिंग हुई होगी ना, मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानता हूँ। वो वैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकता है। कोई भी हो, अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ, किसको फंसाने का मूड मुझे